नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वीराज निस्ताने, डायरेक्टर वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लोकमत स्क्वायर, रामदासपेठ, नागपुर तथा चीफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन एट वेदांता हॉस्पिटल। मैं आप सबका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। मेरे साथ है डॉक्टर रविंद्र सावरकर, जो कि चीफ फिजिशियन तथा इंटेंसिविस्ट है वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर प्रसाद उपगलावार, जो कि चीफ लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन है वेदांता हॉस्पिटल में। दोस्तों, वेदांता हॉस्पिटल के इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं विविध विषयों पे हेल्थ अवेयरनेस, जिसमें हम आपसे रेगुलरली बात करेंगे और हमारे समाज में तथा देश में चल रहे हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। हमारा इस माध्यम से ये उद्देश्य है कि सामान्य जनता और सब के लिए अपने स्वास्थ्य को लेके कुछ अच्छी जानकारी हम पहुंचा पाए, तथा उनके मन में अगर कुछ सवाल आते हैं तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से घर बैठे इन समस्याओं का हम समाधान कर पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, अपने आरोग्य को लेके अवेयर रहे और जागरूक रहे। सबसे पहले मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चंद शब्दों में अपने आप का परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर रविंद्र सावरकर। मैं MBBS MD फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैं प्रसाद उपगलावार सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना परिचय दें। हेलो, मैं डॉक्टर प्रसाद उपगलावार, MS जनरल सर्जरी। मैं यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक और कैंसर सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पे सभी प्रकार के सर्जरी, जो कैंसर है, दूरबीन से है, और फिशर वगैरह, पाइल्स वगैरह का सबका सर्जरी यहाँ पे होता है। और मैं डॉक्टर पृथ्वीराज निस्ताने, MS DNB ऑर्थोपेडिक सर्जरी। मैं वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चीफ ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड जॉइंट सर्जन हूँ। मैंने अपनी उच्च शिक्षा मुंबई तथा दिल्ली के उच्च विद्यापीठों से प्राप्त किया है, तथा हायर एजुकेशन और हायर ट्रेनिंग के लिए मैंने जर्मनी और USA में भी कुछ समय अपना बिताया है। उसके पश्चात मुंबई के कुछ ब्रिज कैंडी, लीलावती जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी सेवा देने के पश्चात मैं अभी पिछले 10 सालों से नागपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तथा वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। अब बात करते हैं आज के हमारे विषय के बारे में, जो है पोस्ट कोविड हेल्थ केयर सिनारियो। मतलब हेल्थ केयर का क्या अभी करंट स्टेटस है, क्या उसमें बदलाव आए हैं, और हमारे आरोग्य के बारे में, हमारे स्वास्थ्य को लेकर हम क्या अभी कर सकते हैं उस समय जब अभी कोविड अपने समाप्ति की ओर है। अभी छुटपुट जगह से हमको देखने मिलता है कि कुछ कोविड के केसेस उभर के सामने आते हैं, पर फिर भी अपने देश में, हमारे देश में अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी ये कोविड का जो ग्राफ है ये डिक्लाइनिंग की तरफ है, मतलब उतार की तरफ है, कम हो रहा है। दिन ब दिन जो नए केसेस की मात्रा है वो काफ़ी हद तक कम हुई है, और हम तो यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरह से ये बीमारी हमारे देश से चली जाए और हम फिर से अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ लौट आए। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 2 साल में कोविड ने हमारे लाइफ में काफ़ी तहलका मचाया हुआ है। हर किसी ना किसी की लाइफ किसी ना किसी तरह से इससे प्रभावित हुआ है। किसी ने अपने सगे संबंधियों में या जान पहचान में किसी को खोया है, किसी ने अपने क्लोज रिलेटिव्स या काफ़ी नज़दीकी रिश्तेदारों को खोया है, किसी का जीवन यापन या उनका व्यापार इससे प्रभावित हुआ है, तो किसी की शिक्षा इससे प्रभावित हुई है। तो ये बात तो कोई मुकर नहीं सकता है कि हर किसी ना किसी को इससे प्रभाव तो जरूर पड़ा है। पर अभी हम बोल सकते हैं सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ ये उभर के सामने आई कि अभी कोविड समाप्ति की ओर है। तो कोविड समाप्त होने के बाद हम किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, और किस तरह से एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अगर मैं बात करूं कि कोविड के दरमियान क्या
बदलाव आए थे हमारे रूटीन हेल्थ केयर में या रूटीन स्वास्थ्य जीवन में, तो जैसे कि आपको सबको पता है कि अगर कोविड का इम्पैक्ट स्वास्थ्य के ऊपर, वो एक चीज़ हम छोड़ भी दे जिसमें निमोनिया, हॉस्पिटलाइजेशंस, परमानेंट प्रॉब्लम्स, लंग डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये अगर छोड़ भी दे, तो उसके अलावा भी बाकी जो रूटीन बीमारी है या रूटीन प्रॉब्लम्स है, वो एक देखा गया कि कोविड के दरमियान काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। क्योंकि कोविड अपने आप में एक बीमारी है, साथ में बाकी बीमारियों को भी वो चालना देता है। जैसे अगर मैं ऑर्थोपेडिक और जॉइंट हेल्थ की अगर बात करूँ, तो कोविड के कारण जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं या जो स्टेरॉइड्स का हाई डोज देना पड़ता है पेशेंट्स को, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभी पाया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों का, मनकों का या जॉइंट्स का कमज़ोर होना होता है, और कोविड के लगभग 1.5 से 2 साल बाद ही काफ़ी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस होता है, तो लगभग 1.5 से 2 साल के बाद ही इसका असर देखने मिलता है। तो अभी कोविड शुरू होकर ख़त्म होते आ रहा है, जिसको लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं, तो अभी ऑस्टियोपोरोसिस के मामले काफ़ी हद तक सामने आ रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का हड्डियां तथा जॉइंट्स कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण बोन पेन्स, जॉइंट पेन, बैक पेन, इस तरह के समस्या को सामना करना पड़ता है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह की बीमारियों से जूझ रहा है या किसी को इस तरह की समस्या है, तो ये कोविड से रिलेटेड या पोस्ट कोविड ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसके लिए आपको जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर्स की सलाह लेना चाहिए। दूसरी ओर जो काफ़ी सीवियर हम प्रॉब्लम में कह सकते हैं बोन एंड जॉइंट हेल्थ में, वो है अवैस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि हड्डियों का और जॉइंट्स का गल जाना। पोस्ट कोविड पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि कोविड के दरमियान हुई ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण अवैस्कुलर, तो ये देखा गया है कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस की काफ़ी मात्रा में देखे जा रहा है, जिसमें जनरली हिप पेन, नी पेन या बैक पेन होता है, और ये काफ़ी एक सीवियर बीमारी इसको बोल सकते हैं, जिसमें जॉइंट्स पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, और अगर इसको दुर्लक्षित किया गया ओके, तो अगर आप में से आपकी किसी जान पहचान या सगे संबंधियों में किसी को जॉइंट पेन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस, अवैस्कुलर नेक्रोसिस, जो कोविड के ख़त्म होने के बाद उभर के आ रही है। तो ऐसी बीमारियां हैं जो कोविड के पहले नहीं थी या कम मात्रा में थी, परंतु कोविड के कारण ये ज़्यादा मात्रा में आ रही है। हेलो, कुछ तकनीकी कारणों से हमको ये लाइव रोकना पड़ा था, अभी हम फिर से चालू करते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अभी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में हम बात करें, तो जैसे जैसे कोविड डिक्लाइनिंग है, कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, कोविड ख़त्म अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है हमारे देश में से, तो हम बोल सकते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर या आरोग्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ वापस बढ़ रही है। पेशेंट्स जो पहले हॉस्पिटल में आने से डरते थे, मरीज जिनको ट्रीटमेंट की या किसी अच्छे सलाह की ज़रूरत थी, पर कोविड के डर से हॉस्पिटल तक आने से उनको डर लगता था, वो डर अभी धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए वो सारे मरीज़ जो हमारे पुराने मरीज़ या जिनको सही में आवश्यकता है अच्छे इलाज की, अच्छे सलाह की, वो भी फिर से हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं, जिसके कारण जो उनके पुरानी बीमारियों में या कुछ उनके प्रॉब्लम्स में ट्रीटमेंट में जो कुछ कमी रहती थी, वो अभी नहीं रह पा रही है। तो अच्छे से ट्रीटमेंट पेशेंट ले पा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। कोविड का डर कम होने से नॉर्मल ट्रीटमेंट जो रेगुलराइज हो रहा है, जिन पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा समस्याएं थी कि उनको ऑपरेशन या किसी तरह इलेक्टिव सर्जरी का एडवाइस दिया गया था, परंतु कोविड के डर से वह लोग अपनी ऑपरेशन या सर्जरी को टाल रहे थे, और जो भी वेदनाएं या दर्द दुख सहन कर रहे थे, उनको भी किसी तरह का दर्द या दुख सहन करने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना किसी हिचकिचाहट, बिन दिक्कत हॉस्पिटल में जा सकते हैं, प्रॉपरली ट्रीटमेंट उन बीमारियों का, उन समस्या का ले सकते हैं।
कोविड से किसी तरह की डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हर तरह के प्रिकॉशंस हर हॉस्पिटल में लिए जाते हैं ताकि कोविड का किसी तरह से वापस पलटवार ना हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। तो अगर आप भी किसी तरह से समस्या से जूझ रहे हैं या किसी बीमारियों का आप सामना कर रहे हैं, परंतु ट्रीटमेंट लेने से आप डर रहे हैं कि कोविड के डर से हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे या कोविड के टेस्ट के कारण या कोविड के किसी तरह की गलतफहमी आपके मन में है, तो इस लाइव माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि किसी तरह की समस्या अभी नहीं है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर्स के साथ अपने हॉस्पिटल में जाके सलाह ले सकते हैं। प्रॉपरली चेकअप आपका किया जाएगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर दवाइयाँ चालू की जाएगी, तो किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे वेदांता हॉस्पिटल में भी हर तरह की रूटीन सर्जरीज फिर से शुरू हो गई है, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट या स्पाइन सर्जरीज, इस तरह के ऑपरेशन जो पहले नहीं करते थे पेशेंट डर के कारण कोविड के, वो भी बिन दिक्कत हो रही है और काफ़ी मरीज अच्छे होके स्वस्थ होके अपने घर लौट रहे हैं। तो इस माध्यम से आपको यही मैं बोलूँगा कि किसी तरह के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर सलाह अपने डॉक्टर की ले सकते हैं। अब मैं हमारे इंटेंसिविस्ट और चीफ फिजिशियन डॉक्टर रविंद्र सावरकर इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी कुछ बताए कि कोविड के दरमियान कैसा उनका अनुभव रहा और अभी कोविड जबकि ख़त्म की ओर है, समाप्ति की ओर है, तो मरीजों को किस तरह से या हमको भी स्वास्थ्य जीवन के लिए क्या करना चाहिए इन जनरल, वो मैं सर से जानना चाहूँगा। नमस्ते। जैसे कोविड का एक्सपीरियंस आपके लिए या हमारे लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, बट फॉर्चुनेटली अभी वो सिचुएशन चेंज होती जा रही है। हम थोड़े से नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, लोगों की लाइफ नॉर्मलाइज हो रही है, तो एक अच्छा ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है। बट अभी भी कुछ मतलब पेशेंट्स के दिमाग में अभी भी कुछ सवाल है कोविड को लेके, तो वो कुछ सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। फर्स्ट है एक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोविड के से रिकवरी होने के बाद भी कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं, जो अगर वो सिम्टम्स कोविड के पॉजिटिव आने से 1 महीने के अंदर डेवलप होते हैं और 3 महीने से ज़्यादा रहते हैं, तो उसे हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम बोल सकते हैं। और इसमें मेनली 3 सिम्टम्स आते हैं। एक आता है कि बहुत ज़्यादा थकावट होना, दूसरा आता है कि परसिस्टेंट कफ या फिर सांस लेने में दिक्कत होना, और तीसरा होता है कि कॉग्निटिव डिसफंक्शन। कॉग्निटिव डिसफंक्शन मतलब कि जैसे नींद ना आना, कंसंट्रेट ना कर पाना, मेमोरी के प्रॉब्लम होना, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड मेंटल टास्क कैरी आउट ना कर पाना, जो कि पेशेंट कोविड के पहले आसानी से कर पाता था। ये 3 मेन सिम्टम्स हैं। बाकी उसमें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 200 सिम्टम्स हैं। मतलब कोई भी अगर कोविड के बाद आपको तकलीफ़ होती है और 3 महीने से ज़्यादा रहती है, तो उसे हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम में इंक्लूड कर सकते हैं। बट उसमें कंडीशन ये रहेगी कि उसको कोई और कॉज एक्सप्लेन ना कर पाए। ये सिंड्रोम जो लोग ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं कोविड के दरम्यान, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं होने की, बट जिनमें माइल्ड सिम्टम होते हैं उनमें भी ये सिंड्रोम हो सकता है। ये बहुत लोगों का मुझे ये सवाल होता है कि ये सिंड्रोम होता क्यों है, बट अभी भी इसका डेफिनेटिव आंसर नहीं मिल पाया है। इसके जस्ट कुछ हाइपोथेसिस है। एक तो ये वायरस परसिस्टेंट बॉडी में रेप्लिकेट होने की वजह से हो सकता है, या फिर एक ऑटोइम्यून रिएक्शन हो सकती है। बाद में इसमें रिकवरी जो है वो काफ़ी स्लो होती है, कभी कभी मतलब 6 मंथ या फिर 1 साल तक का भी टाइम लग सकता है। रिकवरी के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट ले, हाई प्रोटीन डाइट ले, डेली स्टेज एक्सरसाइज करें, मतलब धीरे धीरे एक्सरसाइज को थोड़ा बढ़ाते जाए, ताकि थकावट ये जो मेन सिम्टम है इसका ये कम होते रहे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन वाइज तो अभी कुछ अवेलेबल नहीं है,
बट जैसे ये हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लाए तो इसमें आराम हो सकता है। और कुछ लोगों के दिमाग में जो अभी सवाल है वो है बूस्टर डोज को लेके। तो बूस्टर डोज जो हम अभी गवर्नमेंट ने मोर देन 18 ईयर्स के लिए शुरू किया है, वो हम जब हमारा सेकंड जो डोज था उसके 9 मंथ्स बाद ले सकते हैं। अगर 9 मंथ्स आपके पूरे हो चुके हैं तो आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। दूसरा एक मुझे सवाल पूछते हैं कि जैसे अगर हमने कोविशील्ड का वैक्सीनेट किया है पहले, तो हम बूस्टर कोवैक्सीन का ले सकते हैं क्या? तो अभी तक तो गवर्नमेंट ने इसको मतलब ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने कोविशील्ड से वैक्सीनेशन लिया है तो आपको बूस्टर डोज भी कोविशील्ड का ही लेना पड़ेगा और वैसा ही कोवैक्सीन के लिए रहेगा। अभी एक तीसरी भी वैक्सीन अपने इंडिया में अवेलेबल है, स्पुतनिक 4। अगर आपने उसका वैक्सीन डोज लिया है तो आपको बूस्टर भी उसी का लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद लोग सवाल पूछते हैं फोर्थ वेव के बारे में। तो देखिए, ये कोविड वायरस जो है एक आरएनए वायरस है जो कि जिसकी म्यूटेशन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें नए स्ट्रेन्स आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे आपने न्यूज़ पे देखा ही होगा कि एक चाइना में एक नया स्ट्रेन ऑलरेडी आ चुका है जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस वजह से केसेस आ रहे हैं। तो वैसे ही स्ट्रेन आने की संभावना इंडिया में भी है। भले ही हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, बट फिर भी हमने जो बेसिक प्रिकॉशंस है जैसे मास्क पहनना या सैनिटाइज़र ना, जहाँ आपको पॉसिबल हो सके वहाँ करना ही चाहिए। और उसके बाद अगर समझो कभी भी फीवर या फिर थ्रोट पेन वगैरह ऐसे सिम्टम आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। और सिम्टम अगर परसिस्टेंट रहते हैं या फिर वो कोविड के सिम्टम से मैच करते हैं, आपके डॉक्टर आपको कोविड की टेस्ट कराने को एडवाइस करते हैं तो प्लीज़ करा दीजिए। और मेरा ये मानना है कि जैसे कोविड ये बीमारी हम नॉर्मलसी की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि हमने जो थर्ड वेव आई है इंडिया में, उस टाइम पे इंडिया में वैक्सीनेशन का कवरेज काफ़ी अच्छा था, इसलिए थर्ड वेव सेकेंड वेव से काफ़ी कम लीथल थी, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन रेट काफ़ी कम था। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि सब लोग बूस्टर डोज ले, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली फोर्थ वेव आती भी है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना रहे। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर प्रसाद सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ हमको इस बारे में बताएं कि कोविड के बाद हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीने के लिए क्या हम कर सकते हैं। और एक चीज़ का और मैं जवाब चाहूँगा कि कोविड के दरमियान जो आप ऑपरेशन या सर्जरी करते थे और कोविड के बाद अभी जो ऑपरेशन या सर्जरी करते थे उसमें क्या कुछ फ़र्क है, इसके बारे में सर कुछ हमको बता सकते हैं? जैसे कि सर ने बोला है, कोविड के दौरान रूटीन सर्जरीज तो करीब करीब बंद ही थी। दोनों चीज़ें थे, एक तो डॉक्टर्स के लिए भी रिस्क था और पेशेंट के लिए भी रिस्क था। जो इमरजेंसी सर्जरीज थी वही कराए जा रहे थे। उसमें भी 2 टाइप की सर्जरीज होती है, जो एक रीजनल एनेस्थीसिया में होता है जिसमें थोड़ा सा रिस्क कम होता है, और जो जनरल एनेस्थीसिया होता है जिसमें पेशेंट जो अपन बोलते हैं कि पॉजिटिव नहीं है पर इंक्यूबेशन पीरियड में है, तो उसके कारण पेशेंट से दूसरों को भी होता है, और एक ऑपरेशन होता है उसके कारण एक इम्यूनिटी डाउन होती है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड पेशेंट को भी कोविड होने का चांस रहता था। तो इस कारण जो भी रूटीन नॉर्मल सर्जरीज थी सब पोस्टपोन हो गई थी, और करीब करीब 1 से 2 साल से वो सर्जरीज रूटीन में आई नहीं है। अभी जब थर्ड वेव ख़त्म होने के बाद सब रूटीन में आ रहा है, नियर नॉर्मल हो रहा है, तो ये सर्जरीज हो रही है। पर इसमें ऐसा हुआ है कि एक सर्जरीज करीब करीब 6 महीने से शुरू हुई है, पर पेशेंट के निगलेक्ट के कारण जो पेशेंट्स पहले लो स्टेज में थे, कैंसर बोलो या कोई भी बीमारी की, वो अभी बढ़ के आए हैं। जो 6 महीने साल भर पहले अपन उसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे सकते थे, अभी वो एडवांस स्टेज में आए हैं। कुछ डर है, कुछ निगलेक्ट है, या कुछ गाइडेंस नहीं है। क्योंकि अगर कैंसर है तो उसको कोविड से अपने को डरना तो है, पर इतना भी नहीं कि अपन कैंसर की स्टेज बढ़ा दें और उसको बाद में 2 साल बाद 1 साल बाद ऑपरेशन करें, ये सही नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल और स्टैंडर्ड WHO गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोटोकॉल करके अपन ऑपरेशन या जो भी इन हाउस सर्विसेज दे सकते हैं, उसमें भी रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड इज़ वेरी लेस। तो ये नहीं कि अपन सिर्फ डिले करते थे। दूसरा है कि कोविड में
शुरू में कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स नहीं थे कि क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, एलोपैथी है या आयुष है। तो लोगों ने सब ने ले लिया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, सब करने के कारण डाइजेशन के प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत हुए। एक तो जो पेशेंट था वो, उसको बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारे दवाइयाँ, हॉस्पिटलाइजेशन, उसके कारण डाइजेशन, किसी को कॉन्स्टिपेशन या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस लेने के कारण जो अपन बोलते हैं कि लूज मोशन, हीट जनरेट होना, जो उसके कारण पेशेंट को पोस्ट ऑप पीरियड बोला या पोस्ट कोविड पीरियड में एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स बहुत हुए। कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट हो गए तो हिमोराइड्स या अपन फिशर बोले। उसका भी सही इलाज सही समय पे करें तो बीमारी बढ़ने से पहले अपन सही समय पे हो सके। और इस तरह की सभी सर्जरीज अभी अपने पास चालू हो गई हैं। जो जनरल एनेस्थीसिया वाली, जिसमें लैप्रोस्कोपी भी आता था, जो डिले हो रहे थे, पेशेंट्स का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे थे, वो भी सर्जरी चालू हो गई है। तो अभी जो टाइम है, हो सकता है जैसे सर ने बोला कि नियर नॉर्मल है, RNA रेप्लिकेट हो रहा है, 4th वेव 5th वेव आ सकती है, फिर से लॉकडाउन, फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जा सकते हैं कि कोई ये नहीं बोल सकता कि उस सर्विसेज चालू रहेंगी या नहीं रहेंगी। पर अभी जो पीरियड है जिसमें सब कुछ नियर नॉर्मल है, तो अपन अपनी सर्विसेज यूज़ करके जो बेस्ट पॉसिबल अपनी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करा लेना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन से अपन बच सकें। सर कुछ सवाल है। एक सवाल है कि सर्जरी से पहले हर पेशेंट की कोरोना टेस्ट करवाया जाता था, अभी क्या स्टेटस है सर? अभी ऐसा स्टेटस है कि पहले स्टेटस पता नहीं रहता था, तो अपन या तो CT स्कैन या तो कोविड का RT-PCR टेस्ट कराते थे। पर तब ऐसा था कि वैक्सीन कवरेज बहुत कम था। अभी करीब करीब ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों ने 2 डोज ले लिए हैं या फिर किसी न किसी को होके रखा है। तो शुरू में अभी अपन अगर असिम्टोमेटिक है और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो अपन RT-PCR वगैरह भी नहीं कराएगा। दूसरा प्रश्न है बूस्टर डोज से रिलेटेड। लोग ऐसा पूछते हैं, बताते हैं कि अभी तो कोविड खत्म हो गया है, तो अभी बूस्टर डोज लेने की क्या जरूरत है? तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये वायरस जो है इसमें म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे अभी डेल्टा आया था तब सबने वैक्सीन ले चुके थे, इन्फेक्शन भी काफ़ी लोगों को हो चुका था। उसके बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है। तो वैसे ही कोई वायरस आ सकता है, तो उस लिए हम रेडी रहे, हमारी इम्यूनिटी रेडी रहे, इसलिए बूस्टर लेना चाहिए। सर अभी ये मास्क का सब्जेक्ट है, तो ऐसे तो अभी मास्क कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या हॉस्पिटल जाते वक्त मास्क लगाना जरूरी है, और उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मास्क का जो है पहले से काफ़ी अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग इसके बारे में प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं। पर अगर हम जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए और WHO द्वारा अप्रूव्ड अगर प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो इंडोर मास्क पहनना अभी भी ज़रूरी है। आउटडोर एरियाज में आप जाते हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, पर इंडोर एरिया काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, वहाँ पे मास्क ज़रूर पहनना है। तो इसी तरह अगर हॉस्पिटल में भी आप जाते हैं तो वो इंडोर एरिया होता है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है। तो हॉस्पिटल में या इंडोर या भीड़ वाले एरिया में आपको मास्क ज़रूर पहनना है। आउटडोर एरियाज में, ग्राउंड्स पे या खुली जगह पे आपको मास्क। सर अभी अगला एक और सवाल है कि जिन लोगों ने अपनी सर्जरी रोक के रखी थी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसमें हम बोल सकते हैं कि नी रिप्लेसमेंट वगैरह वो चलते जा रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे कि क्या ये सही समय है? देखिए, कैसा है कि कोई भी बीमारी को अगर हम दुर्लक्षित करते हैं तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे अपना स्टेज बढ़ाती है या धीरे धीरे अपना ग्रेडिंग बढ़ाती है, मतलब तकलीफ बढ़ते जाती है। तो अगर हम किसी बीमारी का दर्द या किसी बीमारी का तकलीफ सहन करते जाएंगे और वो बीमारी और ज़्यादा करके बढ़ के रहेगी, तो अल्टीमेटली इससे 2 नुकसान है। एक तो आपको बिना किसी रीज़न के दर्द सहन करना पड़ेगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होगा। जिस तरह से आपने हेल्दी हैप्पी लाइफ की हम बात करते हैं जीना चाहिए, वो नहीं जी पाएंगे। एंड सेकेंडली, जितना आप सर्जरी या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट को डिले करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट को डिले करेंगे, तो उतना वो ट्रीटमेंट आगे भी मुश्किल होते जाएगा, तो जिसके कारण रिजल्ट भी उतने अच्छे शायद ना आए। तो इस माध्यम से मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आप किसी बीमारी या किसी प्रॉब्लम का लेना चाहते हैं तो अभी ये बेस्ट पॉसिबल टाइम है। अभी कोविड के नंबर्स काफ़ी कम है, तो कोविड पॉइंट ऑफ व्यू आपको बिल्कुल डरना नहीं है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट या डेफिनेटिव सर्जरी आपको कराना है तो बिल्कुल आप करा सकते हैं। प्रसाद सर से सवाल है,
कुछ ऐसी दवाइयाँ थी काढ़ा और ऐसी जिनके कारण पेट की बीमारियां बढ़ी है। तो ये तो अभी कोरोना में हुआ, लेकिन इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आगे भी, मतलब सिर्फ जनरलाइज इसमें, और कौन सी बीमारियां हो सकती है इसे आपने ऑब्जर्व किया है? काढ़ा पीने से और आयुर्वेदिक काफ़ी दवाइयों से लोगों को फिशर और पाइल्स का प्रॉब्लम गया है, जो गर्म दवाई की गर्म दवाई। पर मैं बोलना तो यही है कि सही समय पे सही डॉक्टर को दिखा के सही इलाज लो। बहुत लोगों ने घर बैठ के व्हाट्सएप देख के या मोबाइल में देख के ये चालू किया वो शुरू किया, वो सब गलत है। जिसको ज़रूरत नहीं है उसने भी काढ़ा पिया, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसने ज़्यादा पिया, तो ये प्रॉब्लम्स होने ही हैं। तो जिसको नहीं चाहिए उसने नहीं पीना चाहिए, और जो पीना चाहिए वो सही डॉक्टर को दिखा के सही काढ़ा लें। बस उसने लिया फिर प्रिवेंशन, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। प्रिवेंशन है कि डाइजेशन आप बराबर रखो, सही समय पे सही खाना, और जो बेस्ट डॉक्टर है उसको दिखा के बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर थैंक यू। टू समराइज तो आखिर में इन सब बातों का सार यही निकलता है कि कोविड अभी खात्मे की कगार पे है। कोविड को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। समाज से और देश से तो निकल ही रहा है, पर अपने दिमाग में और दिलों में अगर आपको कोविड का डर है तो आप बिल्कुल निकाल दीजिए। एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने की तरफ अग्रसर होइए, जिसके लिए अच्छी एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक पॉजिटिविटी बनाए रखिए। और इन सब के बावजूद, ये सब करने के बावजूद भी आपको किसी तरह की समस्या होती है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके उसका ढंग से इलाज कर लीजिए। तो यही मैं इन सबसे इसके माध्यम से बताना चाहूँगा। और अंत में मैं डॉक्टर सावरकर और डॉक्टर प्रसाद इनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाल के हमारे इस इनिशिएटिव के लिए टाइम दिया और एक जन जागृति करने में सहभाग दिया।